हेलो स्टूडेंट, एस्टिमेट की आज क्लास में हम बात करेंगे डिप्रीशिएशन के बारे में, जिसे हिंदी में हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। इस लेक्चर में हम डिप्रीशिएशन के जितने भी मेथड हैं उन सभी मेथड के जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे पॉइंटों को हम एक साथ यहां पर हम डिस्कस करेंगे और उन सभी मेथड में जो अलग अलग फार्मूले यूज होते हैं उन सभी को हम एक साथ यहां पर डिस्कस करेंगे और आपस में जितने भी हमारे डिप्रीशिएशन के मेथड हैं उनको आपस में हम यहां पर क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि एक मेथड दूसरे से किस तरीके से अलग है और दूसरा मेथड तीसरे मेथड से किस तरीके से डिफरेंट है। साथ में इससे जुड़े हुए वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर इस लेक्चर के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो कंपटीशन के लिए ये लेक्चर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस मेथड में बहुत विस्तार चर्चा करेंगे कि सारे पॉइंट्स यहां पर हमने कंसीडर कर लिए हैं जो भी हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे डिप्रीशिएशन के सभी मेथड में कौन कौन से पॉइंट्स और कौन कौन से फार्मूले होते हैं और आपस में ये किस तरीके से अलग होते हैं। तो करें स्टार्ट क्लास। देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्रीशिएशन का मतलब क्या था। हम अब तक सीख चुके हैं कि डिप्रीशिएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। इसका मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी के मूल्य में समय के साथ आने वाली गिरावट को हम क्या कहते हैं, डिप्रीशिएशन कहते हैं। लेकिन डिप्रीशिएशन के अलग अलग मेथड अपनी अपनी थ्योरी कुछ अलग अलग बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रीशिएशन यानी कि समय के साथ मूल्य में होने वाली गिरावट की कुछ और कहानी बताता है, जबकि कांस्टेंट परसेंटेज मेथड हमारा डिप्रीशिएशन यानी समय के साथ किसी प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली गिरावट को कुछ और तरीके से बताता है। वहीं अगर हम देखें तीसरे मेथड के बारे में सिंकिंग फंड मेथड, ये मेथड भी अपनी थ्योरी कुछ और ही बताता है। तो हम यहां पर इन थ्योरी को जानेंगे और आपस में कैसे अलग हैं उसको जानेंगे और कंपटीशन में वहां से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, यानी इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या क्या कहता है। तो प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली गिरावट में स्ट्रेट लाइन मेथड क्या एज्यूम करता है, तो देखेंगे ये मेथड क्या एज्यूम करता है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है किसी प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली गिरावट जो होगी हर साल एक कांस्टेंट प्राइस के साथ होगी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले पॉइंट्स को मैं आपको यहां क्या करूंगा, जो पॉइंट्स यहां पर हैं उनको हम यहां पर जानेंगे, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि जो पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं उनका आधार क्या है, आखिर मैंने क्यों लिखे इस तरीके से, और पॉइंट के बारे में हमने कैसे जानकारी मिली उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखें अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन मेथड जो डिप्रीशिएशन का मेथड है उसमें क्या एज्यूम किया गया है, तो इस मेथड में यह एज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट प्रति वर्ष हर साल क्या होगी, कांस्टेंट अमाउंट के साथ आएगी। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के मूल्य में अगर 1000 रुपए की गिरावट आ रही है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी कोई 10,000 रुपए की है, तो उसमें अगर 1000 रुपए की गिरावट आती है तो हर साल जब तक प्रॉपर्टी की लाभकारी आयु, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में यूटिलिटी पीरियड, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक प्रॉपर्टी के मूल्य में 1000 रुपए की गिरावट आती ही रहेगी। मतलब प्राइस जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, समय के साथ वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कांस्टेंट परसेंटेज मेथड की, तो डिप्रीशिएशन का ये मेथड यानी कांस्टेंट परसेंटेज मेथड ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली जो कमी होती है वो हर साल एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ आती है। जैसे हमारे पास अगर 10,000 की कोई प्रॉपर्टी है तो अगर उसमें 10% की कमी आती है तो हर साल क्या होगा, 10% की कमी आएगी। लेकिन वो कमी किस प्राइस पर होगी, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें कि 10,000 रुपए किसी प्रॉपर्टी का आपका मूल्य है, 10% की गिरावट आती है, तो एक साल बाद 10% गिरावट के बाद यानी 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। क्लियर है? तो 1,000 रुपए घटाइए तो एक साल बाद प्रॉपर्टी का मूल्य कितना हो जाएगा, 9,000 रुपए। फिर ये मेथड क्या कहता है कि अब प्रॉपर्टी का मूल्य कितना रह गया, 2 साल यानी एक साल के बाद 9,000 रुपए रह गया। तो ये मेथड कहता है कि उससे अगले साल यानी कि दूसरी साल के बाद, जब एक साल बाद हम और डिप्रीशिएशन देखेंगे तो 9,000 का 10% फिर माइनस कर दीजिए आप, तो 9,000 का 10% कितना हो जाएगा, 900 रुपए। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 9,000 का 10% 900 रुपए जब हम घटाएंगे तो प्रॉपर्टी का मूल्य हमारा 2 साल के बाद कितना रह जाएगा, 8100 रुपए होगा या नहीं। तो इससे आप क्या समझे, इससे हम समझे कि इस मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के जो हमारा प्रॉपर्टी का अमाउंट है उसमें हर साल एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ गिरावट आती है, लेकिन जो कांस्टेंट परसेंट है वो हर साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट, इस बात को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट में ही डिप्रीशिएशन कांस्टेंट परसेंटेज के साथ होता है। जैसे 10,000 प्रॉपर्टी का मूल्य था तो 10% घटाने के बाद कितना रह गया अगले साल, 9,000 रुपए। तो अगले साल का भाव प्रॉपर्टी का कितना है, 9,000।
तो 9,000 में फिर 10%, यानी अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि 10,000 का 10% ही हर साल हटाते चले जाएंगे, तो फिर तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही हो जाएगा ना। तो मेरी बातों को आप बहुत ध्यान सुनेंगे तो आपको बहुत कमाल के पॉइंट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और आप इनका बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी हो या कंपटीशन कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारी प्रॉपर्टी का एक साल बाद मूल्य कितना रहा, 9,000 रुपए। तो 9,000 में फिर 10% घटाइए तो 900 रुपए, फिर कितना बचा 8100 रुपए, फिर 8100 को 10% घटाइए यानी कि कितना बढ़ जाए 810 रुपए घट जाएगा। इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के मूल्य में हर साल कांस्टेंट परसेंटेज गिरावट आती है, और वो गिरावट हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट यानी कि उस साल का जो शुरुआती भाव प्रॉपर्टी का रह गया है उसमें कांस्टेंट परसेंटेज माइनस होती है। तो यहां पर क्या लिखा है, देखिए पॉइंट नंबर 1 कि इस मेथड में यह अज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट प्रति वर्ष कांस्टेंट परसेंट के साथ आती है, और यह परसेंट यानी यह परसेंट हर साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट में घटाई जाती है। क्लियर हो गया। यानी ये मेथड क्या कह रहा था कि हर साल एक कांस्टेंट प्राइस के साथ आएगी, और ये मेथड क्या कह रहा है कि हर साल प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट कांस्टेंट परसेंट के साथ आएगी। लेकिन सिंकिंग फंड मेथड कुछ और ही बात बताता है। ये मेथड क्या कहता है, इस मेथड में यह अज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली गिरावट समय के साथ किस प्रकार आएगी। ये मेथड कहता है कि हर साल प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट सिंकिंग फंड, आप हम पिछले लेक्चरों में हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंकिंग फंड जितना भी होगा प्लस उस पर मिलने वाले ब्याज के बराबर जो होगा इस प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी हर साल आएगी। मतलब कि जितना भी प्रॉपर्टी का सिंकिंग फंड बनता है, हम सिंकिंग फंड का फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर P इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 से, या फिर दूसरा हमारा सिंकिंग फंड का फॉर्मूला कौन सा है, I बराबर C माइनस एस इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 से। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड को हम पता कर लेते हैं, और सिंकिंग फंड पता करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सिंकिंग फंड आया है और प्लस उस पर मिलने वाला ब्याज, जो भी हमें ब्याज मिल रहा है उस पर प्रॉपर्टी पर मिलने वाले ब्याज के बराबर हर साल क्या होगी, प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी आएगी। तो ओवरऑल अगर इन शॉर्ट में देखें तो हमने क्या सीखा अब तक कि स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में हर साल गिरावट एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ आएगी। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड कहता है कि हर साल प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ आएगी, और कांस्टेंट परसेंट जो गिरावट आएगी वो हर साल किसके, बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट के साथ आती है। तीसरा मेथड हमारा क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी में आने वाली जो गिरावट है वो उस साल के सिंकिंग फंड और उस पर मिलने वाले ब्याज के बराबर आती है। बात समझ में आई। ये पॉइंट्स कैसे आए उसके बारे में भी आपको हम विस्तार चर्चा करेंगे। ऐसी नहीं है कि हम इसको इतना ही समझ के छोड़ेंगे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को हमें बहुत गौर से पढ़ना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट पर हमें ज्यादा विचार करना चाहिए, इसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ कि भाई डिप्रीशिएशन पैटर्न क्या है। डिप्रीशिएशन पैटर्न मतलब कि अगर हम प्रॉपर्टी का एक ग्राफ बनाना चाहें, यानी कि डिप्रीशिएशन कॉस्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखें, डिप्रीशिएशन पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो आप तो समझ ही गए हैं कि हर साल अगर एक हमारी ये वाई एक्सेस है उस पर मैंने कॉस्ट को बना दिया और एक्स एक्सेस पर मैंने टाइम को बना दिया। मतलब कि साल दर साल हम ये बताना चाहते हैं कि साल दर साल प्रॉपर्टी के मूल्य में जो डिप्रीशिएशन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है। तो किस प्रकार हो रहा है, तो उसके लिए हमने कहा कि भाई प्रॉपर्टी के जो डिप्रीशिएशन पैटर्न है, तो इस प्रॉपर्टी की कंप्लीट लाइफ में, यानी जो भी प्रॉपर्टी कंप्लीट लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हर साल डिप्रीशिएशन जो होगी वो कांस्टेंट रेट से होगी, यानी कांस्टेंट अमाउंट के साथ होगी। जो बात ऊपर कर रही थी वही बात नीचे भी है, क्योंकि सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, आप बता सकते हैं या नहीं, सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का मूल्य हमारा कॉस्ट जो भी है यहां पर 20,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, तो इसका मतलब अगर 1,000 रुपए माइनस होता है तो हर साल प्रॉपर्टी के मूल्य में 1,000 ही माइनस होगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉपर्टी में अगर हमें ग्राफ बनाना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी या नहीं, मिलेगी या नहीं, बताइए कि हमारी प्रॉपर्टी में जब एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ गिरावट हर साल आ रही है तो हमें क्या मिलेगा, जब हम कॉस्ट वर्सेस टाइम का हम यानी डिप्रीशिएशन कॉस्ट वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है। इसी कारण इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं सेकंड में, भाई इसका डिप्रीशिएशन पैटर्न क्या है। हमने क्या डिस्कस किया यहां पर कि भाई इसका डिप्रीशिएशन पैटर्न क्या है, एक स्ट्रेट लाइन टाइप है, यानी कि हर साल प्रॉपर्टी के कॉस्ट में एक समान रूप से गिरावट आ रही है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो इस मेथड में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के मूल्य में जो गिरावट आ रही है वो हर साल यानी शुरुआत के समय में बहुत तेजी से आती है। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर समझें, मैंने कहा था भी 10,000 का, आपने देखा कि 10,000 अगर आप 10% आपका डिप्रीशिएशन होता है हर साल तो 10,000 का अमाउंट कितना रह जाएगा, 9,000 रुपए। ठीक है, तो
एक साल में कितना माइनस हुआ, 1000 रुपए। लेकिन अगली साल 9000 का 10% कितना होगा, अगली साल के गिरावट की अगर हम बात करें तो 9000 का रहेगा 10% 900 रुपए। तो अगली साल टाइम तो एक ही साल लग रहा है, टाइम तो एक ही साल लग रहा है, लेकिन टाइम एक साल में भी पहली साल में 1000 रुपए माइनस हुआ, दूसरे साल में 9000 का 10% 900 माइनस हुआ, फिर बचा प्रॉपर्टी का मूल्य 8100 रुपए। तो 8100 का हमारा 10% माइनस हुआ। अगर आप नहीं मेरी बातों को एज्यूम कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक रोक कर आप लिखते चलिए, ग्राफ पर एक पेज पर लिखते चलिए। और आपको याद भी होगा, एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूं इसके बारे में। तो अब 8100 का 10% कितना हुआ, 810 रुपए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहली साल में गिरावट हमारी 1000 रुपए की आई, दूसरे साल में गिरावट 900 रुपए की आई, तीसरे साल में गिरावट 810 रुपए की आएगी। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के मूल्य में जो गिरावट आती है, इस मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट स्टार्टिंग में जो होती है, इनिशियल टाइम में तेजी से आती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आने वाली जो गिरावट है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अब यहां पर यही बात लिखी हुई है कि इस मेथड में प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट शुरुआती समय में, यानी इनिशियल टाइम में, जो हमारा प्रॉपर्टी आज ही खरीदे, शुरुआती समय में, इनिशियल टाइम में हमारा क्या होगा, डिप्रीशिएशन ज्यादा, यानी प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट शुरुआती समय में, इनिशियल टाइम में ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे समय यानी टाइम हमारा आगे बढ़ता है, होने वाला जो डिप्रीशिएशन है वो ईयरली घटता जाता है। मतलब हम जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली गिरावट भी घटती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि भाई इनिशियल टाइम में हमारा डिप्रीशिएशन क्या होता है, डिप्रीशिएशन क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है, सही है ना, ज्यादा होता है। लेकिन लेटर यानी जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हमारा डिप्रीशिएशन क्या होगा, डिप्रीशिएशन कम होता जाता है। क्या हो जाएगा, डिप्रीशिएशन कम होता जाता है। ये कह सकते हैं या नहीं, कम होता जाता है। बात समझ में आ रही होगी। अब हम बनाते हैं इसका एक ग्राफ, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो वैसे ग्राफ अगर हम बनाएं, यानी इसका हम कॉस्ट और टाइम का ग्राफ बनाएं, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन अब बनाया, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि स्टार्टिंग में हम देखेंगे, स्टार्टिंग में गिरावट हमारी थोड़ी तेजी से आएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता जाएगा आने वाली जो गिरावट है वो हमारी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। कुछ इस तरीके से हम देखेंगे कि शुरुआत में जो गिरावट आएगी वो एक साल में बहुत बड़ी आएगी, फिर उससे अगले साल में गिरावट थोड़ी कम आएगी, उससे आगे साल वाले गिरावट में थोड़ी सी और कम आएगी, फिर और आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे। जो हमारे कॉस्ट में डिप्रीशिएशन, जो कॉस्ट आप देखेंगे यहां पर आपकी कॉस्ट में हर साल क्या होगी, कम गिरावट आपको देखने के लिए मिलती है। बात समझ में आई? तो ग्राफ हमारा किस तरीके बनेगा, कुछ इस तरीके का मिलता है। अगर इस मेथड को हम देखें, एक दूसरा नाम भी है इस मेथड का, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। क्या कहते हैं इसको, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और इसको मैथसन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट में, यानी डिप्रीशिएशन पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली कमी सिंकिंग फंड और उस पर मिलने वाले ब्याज के बराबर आएगी। बात समझ में आई? तो मान लीजिए कि आज आपने प्रॉपर्टी, जो भी सिंकिंग फंड है वो हमारा आई के बराबर हो गया, कोई अमाउंट मान लीजिए, आपके दिमाग में सोच लीजिए कि 5000 रुपए का प्रॉपर्टी का सिंकिंग फंड है। तो सिंकिंग फंड तो हर साल जमा करते हैं हम, इसका मतलब 5000 तो हर साल हमारा गिरावट आनी ही आनी है। लेकिन इस मेथड में क्या एज्यूम किया गया है कि इस मेथड में एज्यूम किया गया है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट सिंकिंग फंड तथा उस पर मिलने वाले ब्याज। अब हम ब्याज के बारे में सोचते हैं। सोच के देखिए कि एक साल बाद अंत में आज आप प्रॉपर्टी के 5000 रुपए जमा करके आए सिंकिंग फंड, तो प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट कितनी आ गई, 5000 रुपए, ठीक है। लेकिन इस साल पहली साल के अंत में, यानी कि 1 जनवरी को आपकी प्रॉपर्टी का सिंकिंग फंड बनाए और 31 दिसंबर को, यानी इस साल के लास्ट में आप प्रॉपर्टी का सिंकिंग फंड जमा करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट कितनी आ गई, आपकी 5000 रुपए की आ गई, प्लस मिलने वाला ब्याज भी सोचिए। तो आज ही आपने जमा किया है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का पहली साल में तो ब्याज मिलेगा नहीं, तो पहली साल में प्रॉपर्टी के मूल्य में ब्याज हो गया 0 और सिंकिंग फंड हो गया 5000। तो प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट हमारी कितनी आएगी, 5000 रुपए की आएगी। अब बैंक में कितना जमा है आपका, बैंक में जमा है आपका 5000 रुपए। अब देखिए, सोचिए आगे, अब 5000 रुपए जमा है, तो एक साल, अब अगली साल जब आएगा, यानी अगली साल का फिर दोबारा 1 जनवरी आ गया और अगली साल का 31 दिसंबर को आप फिर दोबारा जाएंगे और 5000 रुपए जमा करके आएंगे, ठीक है। लेकिन इस बार जो प्रॉपर्टी के मूल्य पर जो 5000 पहले से जमा है उस पर आपको कुछ ब्याज मिल जाएगा। तो दूसरी साल में प्रॉपर्टी के मूल्य में जो गिरावट होगी वो कितनी होगी, इस साल, यानी हर साल क्या कहा गया है कि सिंकिंग फंड था, उस पर मिलने वाले ब्याज।
तो सिंकिंग फंड तो आपका 5,000 ही है दूसरे साल में। पहली साल में गिरावट कितनी हुई 5,000 रुपए केवल, क्योंकि ब्याज जीरो था। अब दूसरी साल में ब्याज जीरो नहीं होगा, दूसरे साल में आपका 5,000 रुपए तो होगा ही होगा, प्लस मिलने वाला ब्याज जो एक साल से आपका 5,000 रुपए बैंक में जमा है उस पर कुछ ब्याज मिल जाएगा। तो दूसरी साल में हम ये कह सकते हैं कि डिप्रीशिएशन 5,000 से कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि मिलने वाला ब्याज कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। अब बैंक में आपका कितना जमा हो गया, यानी आज की अगर हम आज दूसरे साल के अंत में खड़े हैं तो बैंक में हमारा जमा हो गया 5,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए प्लस ब्याज, इतना हो गया। इस मेथड में चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलती है, तो इसमें हम करते क्या हैं, तो अब हमारा प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो कितना हो गया 10,000 रुपए और ब्याज। इसका मतलब ये है कि तीसरी साल में फिर दोबारा 30 साल का आप 1 जनवरी आ गया और 1 दिसंबर आ गया, तो तीसरी साल में आपको क्या हुआ, 30 साल में आप फिर गए, फिर दोबारा सिंकिंग फंड जमा करके आए, तो अब की बार जो ब्याज मिलेगा वो 10,000 प्लस ब्याज पर मिलेगा आपको, तो ज्यादा होगा। और तो इससे आप क्या सीखे, इससे हम सीखे कि प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली गिरावट शुरुआत में तो कम होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आने वाली गिरावट भी हमारी तेजी से आती होती चली जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से अपोजिट थ्योरी है एकदम किसकी, सिंकिंग फंड मेथड की। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि इस मेथड में प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट शुरुआती समय में यानी इनिशियल टाइम में कम होती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है टाइम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ईयरली हमारा क्या होगा, ईयरली डिप्रीशिएशन भी क्या हो जाता है, ईयरली डिप्रीशिएशन भी क्या होगा, हमारा डिप्रीशिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाता है। तो मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं इतना तो लिख ही सकता हूं कि इनिशियल टाइम में हमारा जो डिप्रीशिएशन है, डिप्रीशिएशन हमारा क्या है, लेस है, कैसा है, कम होता है, लेकिन लेटर यानी समय बीतने के बाद हमारा डिप्रीशिएशन जो है, डिप्रीशिएशन क्या होता है हमारा, मोर हो जाता है, डिप्रीशिएशन क्या हो जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसकी ग्राफ की बारी आई, जैसे हमने इसका ग्राफ बनाया वैसे उसका ग्राफ बनाते हैं। तो इस मेथड में हम देखेंगे शुरुआत में जो कॉस्ट में है वो बारी बहुत कम ही आएगी, मतलब अगर कॉस्ट इतनी है तो शुरुआत में कमी सिर्फ इतनी कॉस्ट की आएगी, लेकिन जैसे समय बीता जाएगा यानी कि अगली बार हमारा जो कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से, देखें हमारा जो ग्राफ बनेगा, अगर हम ग्राफ को बनाएं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा, और हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा समय बीतेगा वैसे वैसे हमारी प्रॉपर्टी में जो आने वाला डिप्रीशिएशन है वो एक काफी बड़ा अमाउंट हमें डिप्रीशिएशन का देखने के लिए मिलता है। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम आगे कि भाई इसमें डिप्रीशिएशन की बात हो गई, ग्राफ की बात हो गई, पैटर्न की बात हो गई, और कैसे हमारा क्या एज्यूम किया गया उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं, तो यहां पर कुछ एक पॉइंट रह गया है, तो इस मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या एज्यूम किया कि डिप्रीशिएशन इनिशियल टाइम में भी क्या होगा, डिप्रीशिएशन इनिशियल टाइम में भी कैसा रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, कैसा, कांस्टेंट रहेगा, और डिप्रीशिएशन हमारा, डिप्रीशिएशन जो है वो हमारा लेटर यानी बाद में भी कैसा रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। यानी इसमें तो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे बाद में हो, क्योंकि एक कांस्टेंट अमाउंट का डिप्रीशिएशन होता है। अब बात करते हैं कि डिप्रीशिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर किसी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट यानी उसका जो कॉस्ट, प्रॉपर्टी कॉस्ट है वो अगर हमारा C है और स्क्रैप वैल्यू आप जानते हैं कबाड़ा मूल्य, तो अगर वो S है और N हमारा उसकी यूटिलिटी पीरियड यानी लाभकारी आयु अगर है, और डिप्रीशिएशन पर ईयर अगर हमें निकालना हो तो फार्मूला हम यूज करते हैं C माइनस S अपॉन N। वही फार्मूला अगर हम यहां पर डिप्रीशिएशन परसेंट निकालना चाहें, क्योंकि इसमें कांस्टेंट परसेंट का गिरावट आएगी, अगर हम डिप्रीशिएशन कांस्टेंट परसेंट निकालना चाहें तो यहां पर क्या होगा, तो D बराबर होगा 1 माइनस S अपॉन C की पावर 1 अपॉन N, जहां S स्क्रैप वैल्यू, C हमारी प्रॉपर्टी कॉस्ट है और N हमारी यूटिलिटी पीरियड है। क्लियर है। ये पॉइंट कैसे आए, उनको कैसे इतना हमने एनालिसिस किया उसके बारे में भी आपको अभी बताऊंगा मैं, उसके बारे में कुछ आपको बातें यहां पर हम करेंगे। लेकिन आपको देखिए, मेरे जो भी आप लेक्चर देखें, आप पूरे YouTube चैनल पर या ऐप पर जितना भी आप जहां भी देखते हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस कोचिंग के कोई वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप बिना स्किप करे देखेंगे तो मैं गारंटीड, मैं श्योर हूं इस बात को लेकर कि आपका डाउट्स नहीं बचेंगे, आपके जो भी यहां समझाया जा रहा है 100% आपको समझ में आएगा। और इस बात से अगर आप सहमत भी हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ
वीडियो को शेयर करके ग्रुप में भेज सकते हैं, किसी भी ग्रुप में। इससे क्या होगा, हमारी कोचिंग का सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से, और यही सपोर्ट हमारा क्या करता है, आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आपने देखा होगा चैनल पर जो भी वीडियो है बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया गया है, कुछ भी भर नहीं दिया गया है चैनल पर कि कुछ भी आओ बनाओ और ठीक है वो सब, ऐसा नहीं। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बहुत ही तराशने के बाद और अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद एक प्रॉपर वे में, एक मेंटेन वे में आपको मैं यहां पर पढ़ाता हूं। तो जब इतनी मेहनत हम कर सकते हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं। आप इतना जानते ही हैं कि जब तक आपका सपोर्ट नहीं होता है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं कर, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस चीज को लेकर। तो आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं हम। और अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए ऐप पर भी आ सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दे दिया गया है, ठीक है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो कंटिन्यू आप हमारे कांटेक्ट में रहेंगे। दूसरा कि जो भी वीडियो आ रही है उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, जो भी हमारी आगे की प्लानिंग है उसके हम अपडेट देते रहते हैं, क्या हम करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो एक बहुत हमें भी एक एनर्जेटिक माहौल पैदा होता है। तो उस चीज के लिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर देखें। ग्राफ हमारा डी ये है। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट, यानी अगर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, देखें और कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये तो है ही। ये तो हमारा डिप्रीशिएशन परसेंट पर ईयर निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला हो गया, ठीक है। क्या निकालने के लिए? डिप्रीशिएशन परसेंटेज निकालने के लिए, पर ईयर अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अब बात आती है हमारी कि प्रॉपर्टी कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर हमारी कितनी होगी। यानी अगर आप ऐसे कोई बोल दे कि भाई कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कैसे बताएंगे? तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, सी एस अपॉन सी की पावर 1/n। और अगर आपसे ये कोई बोल दे कि डायरेक्ट बताइए कि प्रॉपर्टी की लाभकारी आयु 8 साल की है, तो बताइए 6वें साल में प्रॉपर्टी की मूल्य कितना होगा। डायरेक्ट अगर m ईयर बाद पूछता है तो भी आप कर सकते हैं। तो भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी कॉस्ट आफ्टर m ईयर cm बराबर, यानी m साल बाद प्रॉपर्टी कॉस्ट सी एस अपॉन सी की पावर m अपॉन n, ठीक है। तो ये है। अब आप कहेंगे सर ये फार्मूले आए कैसे हैं, किस तरीके से आए हैं? तो दोस्तों सभी वीडियोस देखने के लिए, यानी जितनी भी वीडियो मैंने इनके डेरिवेशन करके आपको बताया है, मैंने ये भी बताया कि फार्मूले कैसे बने हैं, किस तरीके से इनका हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी बताए हैं। तो सभी वीडियोस देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोचिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोचिंग ऐप पर आपको सभी वीडियो बहुत डिटेल से देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंकिंग फंड मेथड में हम क्या यूज करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सिंकिंग फंड फार्मूला हम यूज करते हैं, प्लस उस पर मिलने वाले ब्याज हम इंटरेस्ट रेट हम यूज कर लेते हैं। और इस मेथड से हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड पता चल जाएगा और मिलने वाला ब्याज हम सिंपल जो हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला उसको लगाकर हम ब्याज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने इस मेथड में जाना और ये सब चीज हमने जानी यहां पर कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज आती हैं और कैसे वैल्यूज को फाइंड करते हैं, कौन सा फार्मूला हम कब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, इसके बारे में। और जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं इनका आप डिटेल कंटेंट आप लेना है तो आप हमारे कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको सारी चीजें बहुत विस्तार से वहां पर जानने को मिल जाएंगी और सारी सिस्टमैटिक वे में आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे, सीरीज वाइज आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इसमें जो लिखने की जरूरत ना हो और आप फिर आप नोट भी उसको कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो अभी हमने क्या किया, इसमें हमने 3 मेथड के बारे में हमने यहां पर बात की, लेकिन अगर और आगे अगर हम पढ़ना चाहते हैं डिप्रीशिएशन को ही, तो अब एक मेथड का लेक्चर और रह गया जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी सर्वे मेथड, ठीक है। उस मेथड को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। चौथा नेक्स्ट मेथड हमारा है क्वांटिटी सर्वे मेथड। कौन सा है? क्वांटिटी सर्वे मेथड द्वारा हमारा डिप्रीशिएशन किसी प्रॉपर्टी का कैसे होगा, क्वांटिटी सर्वे मेथड। तो क्वांटिटी सर्वे मेथड को अगर हम देखें तो इस मेथड में हम कुछ नहीं करते हैं, जाकर प्रॉपर्टी की डिटेल में स्टडी करते हैं। यानी कोई प्रॉपर्टी अगर पुरानी हो गई है तो आप जाइए वहां पर डिटेल में उसकी स्टडी कीजिए, ठीक है। और डिटेल में अगर आप उसकी स्टडी करेंगे फिर आप देखेंगे उसका वियर एंड टियर क्या हुआ है, उसमें ऑब्सोलीसेंस यानी आउट ऑफ फैशन कितना हो गई है, और आप इस तरीके से देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो है उसका डिके कितना हो गया, क्षण कितना हो गया, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कंडीशन कैसे है। तो उसमें कोई फार्मूला नहीं है। तो इन्हीं सबको देखकर यानी प्रॉपर्टी की डिटेल
डिटेल में सर्वे करके उसमें आने वाले जो डिफेक्ट्स हैं उनको कंसीडर करके आज की डेट का प्राइस बता दिया जाए और उसमें होने वाला घाटा बता दिया जाए, उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी सर्वे मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे डिप्रीशिएशन के चारों मेथड और हमने चारों मेथड को विस्तार से हमने जाना। उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट, अच्छा एक नोट यहां पर रह गया, उस नोट को भी देख लेते हैं। यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट में मैं कुछ लिखना चाहता हूं, क्या है देखें कि प्रॉपर्टी में कांस्टेंट अमाउंट के साथ कमी आती है, ध्यान देंगे इधर, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट अमाउंट के साथ कमी आती है, ठीक है ना, कांस्टेंट अमाउंट के साथ कमी आएगी, ये हम लिख सकते हैं के साथ कमी आती है, ठीक है ना। दूसरा कमी आती है, अगर आपसे पूछे कि इस मेथड में क्या कांस्टेंट अमाउंट के साथ कमी आएगी, नहीं, कांस्टेंट परसेंटेज के साथ कमी आती है। कैसे, कांस्टेंट परसेंट, एक कुछ बात यहां पर नहीं लिखने वाला हूं, वो आपको ध्यान से समझना है, कांस्टेंट परसेंटेज के साथ कमी आती है, कांस्टेंट परसेंटेज के साथ कमी आती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि क्या इस मेथड में कभी कांस्टेंट अमाउंट के साथ कमी आएगी, तो हम कहेंगे नहीं, कांस्टेंट अमाउंट के साथ कभी कमी नहीं आती है, तो डिफरेंट अमाउंट के साथ कमी आती है। कैसे, डिफरेंट अमाउंट के साथ कमी आती है, ठीक है ना, डिफरेंट अमाउंट के साथ कमी आती है, ठीक है ना। और सेम वे में इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट, इस मेथड में भी हर साल डिफरेंट, भाई डिफरेंट में अमाउंट में आएगी। प्रॉपर्टी का 10,000 रुपए था, 1,000 माइनस हुआ, 9,000 रह गया, फिर 900 माइनस हुआ, 8100 रह गया, फिर 810 माइनस हुआ, तो आपने देखा कि कांस्टेंट परसेंटेज तो है, लेकिन 1,000, 900, 810 तो डिफरेंट अमाउंट है। इसी तरह से इसमें कि सिंकिंग फंड पहले एक साल का है, फिर अगले साल का सिंकिंग फंड प्लस मिलने वाला ब्याज में चेंजिंग आ जाती है, तो डिफरेंट अमाउंट के साथ कमी आएगी। इसमें भी क्या होगा, डिफरेंट अमाउंट के साथ कमी आती है। ये पॉइंट और था। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे अगर आपने वीडियो बिना स्किप करे देखिए, मैंने काफी डिटेल में यहां पर आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। वीडियो का लेक्चर कैसा लगा है इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।